एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपने तमाम करम फरमा मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को मतला करता है कि एस्थेटिक केयर एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है। इसके ज़ीरे साया 2 रजिस्टर्ड मशहूर ब्रांड्स बनाम केस और सम्स हैं। ये दोनों ब्रांड्स जल्द, बाल और नाखून की निगहदाश्त से मुंसलिक हैं। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपनी कारोबारी पॉलिसी अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के सामने वाज़ेह करता है कि एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी किस्म की सरमाया पॉलिसी या स्कीम नहीं है। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी शुक्रिया मिन जानिब एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड। करूंगा तमाम लोगों से कि किसी भी दवा को लेने से पहले उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको पढ़िए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि वो ख़वातीन की जो प्रेग्नेंट हैं बहुत सी दवाएं जो हैं उस वक्त ममनू होती हैं, तो उसकी प्रिकॉशंस भी लीजिए और उसको डिस्कस कीजिए। इसलिए कि जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे हमारे फिजिशियंस जो हैं ट्रैक पे नहीं आएंगे। लाइए उनको बुलाइए, हम फिर फेशियल शुरू का। आपके कोई सवालात हो तो बेटा बताइए, पूछिए। बेटा कच्चे पपीते में तो सीड होते ही नहीं, बहुत छोटे से सीड मिलेंगे। वो जो सीड आप लेंगे वो पक्के पपीते ही के ड्राई कीजिए। देखो बेटा, यहाँ अभी अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना तो हमने इनकी जो स्किन को पील करना है, वो पील इस तरह से करना है कि जो इनके डेड टिश्यूज हैं उसको साफ करना है, और वो फिर आप ये देखिए कि इनका स्किन का ग्लो, इनकी स्किन की कंडीशन, इनके जो पैचेस हैं वो किस हद तक रिड्यूस हुए हैं वो आपके सामने रहे। जहाँ तक आपके ट्रीटमेंट की बात है, यहाँ तो मकसद हमारा सिर्फ ये है। अब अगर ऐसे लोगों को तलाश करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है। यूजुअली इस वक्त जो हम कुछ कर रहे हैं ये साथ साथ पिक्चराइज कर रहे हैं, एंड दीज आर मॉडल्स जो हमारे लिए काम कर रही हैं, जिनको हमने पहले चूज किया था। इसके अलावा अगर आप यू लाइक टू हैव द फेशियल ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो आर सर्विसेज आर देयर। आप यू हैव टू believe in my words, because I'm not giving you this detail just for making money. ये आपके समझने की बात है। अब इनकी स्किन की एबनॉर्मलिटीज तकरीबन मैंने इनको 1 हफ्ते पहले चूज किया था। मैं अब दोबारा इनकी कंडीशंस देखता हूँ कि जिस बुनियाद पे मैंने इनको लिया था वो फिर मैं आपको बताऊँ। बेटा नाम शाजिया, आप तशरीफ लाइए। देखिए जिस बुनियाद पे मैंने इनको चूज किया था, इनका फोरहेड देखिए 2 टोन में है, 2 टोन में नजर आता है इनका फोरहेड। बेटा ऊपर तरफ इनकी चिन पे आप ये निशान देख रहे हैं बेटा, देख रही हैं। अब इसी चीज को हमने ट्रीट करना, ठीक है। इस फर्क को आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस फेशियल के। और भी अगर किसी ने इनको आके देखना है तो प्लीज देख लीजिए। एक सवाल मेरे पास पहुंचा है कि अगर हम पपीते का इस्तेमाल या ऐसे फलों को इस फेशियल में इस्तेमाल करें कि जो कि पंजाब में नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आया इन अज्जा को जो कि हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इतना अच्छा रिजल्ट देंगे जो अभी हमें मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग दैट कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बात हम बता दें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पपीता तो आपको वहाँ पे भी मिलेगा, पैदा वहाँ नहीं होता तो पपीता तो मिलता है। अब होता है पंजाब में, पहले लाहौर साहिवाल में मिलता है। जी मैंने इस हवाले से सवाल किया था कि वहाँ पे जैसे आप बता रहे थे कि मौसमी हालात, आबो हवा, मिट्टी और जो लोगों की स्किन है जी वो चेंज होती है, और सिंपली क्योंकि मेरा दामाद से जी और सिंध में आगे मुझे काफ़ी मसाइल हैं, जी तो मैं इस सेंस में कह रही थी कि अगर पपीता जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें वहाँ पे इतना सही होगा, या हम वहीं की मतलब जो वहाँ के मौसमी फल हैं उनको इस्तेमाल करें? देखिए
थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत डीपली मेरी बात को समझा और सुना। जो बात आप कह रही हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट की वेरिएशन थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि हम खत्ता हमारा एक ही है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान और बरतानिया की जो वेरिएशन है, या पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की जो वेरिएशन है, या पाकिस्तान और लबनान की जो वेरिएशन है, उतनी नहीं होगी। मामूली सा वेरिएशन आपको मिलेगा। अनराइप पपाया क्लिंजर हम बना रहे हैं, और इसको आप पढ़िए ज़रा, आप इन्हें सामने अनराइप पपाया का पेपर निकाल लीजिए। So you can use this fruit by blending unripe papaya in a blender, making a uniform paste by adding article 011 in 1:3 ratio. आपने पहले से तैयार किया है या आप तैयार करेंगे? तैयार किया हुआ है? अच्छा, पेस्ट आपने तैयार किया हुआ है, पेस्ट बनाया हुआ है, और दिखाइए पेस्ट, बताइए। अनराइप पपाया का पेस्ट हमने बनाया हुआ है, और इसको आपके सामने हम 011 जो हमारा एक प्रोडक्ट है डर्मा क्लीन, उसके साथ शामिल करेंगे 1:3 के रेशियो में। पीछे दिखा दीजिए। जीरो 011 क्लींजिंग मिल्क है हमारा, और इसमें आपने इसको शामिल करना है अनराइप पपाया को 011 के साथ। 1+3 बेटा मेंशन है, प्लीज नोट, आप जरा सा उसको गौर से देखिए कि आर्टिकल आखिरी लाइन के अंदर है आर्टिकल 011 इन 1+3 रेशियो, यानी 1 पार्ट ऑफ अनराइप पपाया एंड 3 पार्ट ऑफ 011 क्लिंजर। अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वी आर यूजिंग 011 एज एक्सिपिएंट। The active ingredient of this cleanser is unripe papaya, and 011 will work as a excipient कि जो मूवमेंट में और ब्लेंडिंग करके उसको क्लिनजिंग का इफेक्ट हम दे सकते। हर फेशियल के जो हमारे तरीक़ेकार हैं उसमें we will clean with rose water the skin secretions, deposits which are soluble in water, ताकि इसको हम रिमूव कर सकें। जी, या और अगर आप दूसरे पेपर पर गौर करें तो उसकी हेडिंग हमने एक्ने के लिए दी है। मैंने अभी बेटा आपसे कहा ये कि इसको आप एज ए फ्रूट फेशियल पील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पीलिंग होती है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पैचेस हो, पिगमेंटेशन हो, या स्किन के टोन अनइवन हो, वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कार्स भी है। स्किन को इनके हमने जब रोज वाटर से क्लीन किया तो इट वाज नॉट प्रॉपरली क्लीन, मतलब इन आर व्यू, क्योंकि सिक्रेशंस इसमें हम देख रहे हैं कि इनके चेहरे पे मौजूद हैं, और इसको हम सिर्फ रोज वाटर से क्लीन कर रहे हैं सो दैट के जो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो प्योरली पेनिट्रेट करें स्किन के अंदर और स्किन को साफ करें। वो चीज़ें तमाम जो इनकी स्किन पे मौजूद हैं वो हमारे ट्रीटमेंट में कोई डिस्टर्बेंस पैदा। जी, कोशिश हमारी यही है और इसी के लिए हम ये सारा एहतमाम करके बैठे हैं। ज़ाहिर है कि इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि हमारी कुछ क्लासेस 5-5 घंटे भी चली। जी ज़रूर, आप मकसद हमारा यही है कि ये आपको हेल्प आउट करें। अभी भी है, इसके बावजूद कि हम दूसरी मर्तबा हमने क्लीन किया है। मैं ये इसलिए आपको बार बार तंबीह करता हूँ इस बात की, कोई भी ट्रीटमेंट उस वक्त तक शुरू मत कीजिए जब तक कि स्किन प्रॉपरली क्लीन ना हो जाए। वो लोग कि जो आज मेरा ख्याल है आप पहली क्लास ले रही हैं शायद आज, तो
اس کے علاوہ اور کون کون ہے؟ آپ بھی شاید، ہاں بیٹا آپ بھی پہلے لے رہی ہیں آج اس پورے سیشن میں، لیکن آپ پہلے لے چکی ہیں کلاس میں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب تک کہ یہ سکریشنز جو ان کی اسکن سے نکل رہی ہیں، جو پولوشن ہے، جو ڈسٹ ہے، کوئی میک اپ ہے، وہ تمام چیزیں کہ جو واٹر سولوبل ہیں، جو روز واٹر کے ساتھ سولوبل ہو سکتی ہیں، وہ کلین ہو جائیں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ تھی ارشاد۔ کہ اگر ہمیں ان کلاسز کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے تو ذرا ہمارے سیلونز کی شان بڑھ جاتی۔ بہت بہت شکریہ کوثر آپ کا عزت افزائی کا۔ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، میری کوشش پوری تو یہ تھی کہ آج سر ابھی، لیکن ہم بعد میں بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ڈیفینیٹلی یو ول all of those جنہوں نے یہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں they will get the certificates، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ آپ اپنے ناموں کی پراپر کریکٹ اسپیلنگس اور سیلونز جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہ بالکل مشہور صاحب کو ہمارے ہاں نیچے ہیں، ان کو دے دیجئے۔ اس ویک کے اندر انشاءاللہ یہ تمام کراچی سے باہر کے لوگوں کے لیے اگر کوئی ریپرزینٹیٹیو آپ بھیج سکتی ہیں کلیکشن کے لیے تو ہمارے ہیڈ آفس پہ، یا جگہ بتا دیجئے کہاں آئے گا، یہاں سے صاحب دیں گے نا 6 تاریخ کو وہاں پہ اس شو میں، وہاں ہم فٹ کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، لیکن میں اپنی مصروفیت کی بنیاد پر، کیونکہ I'll be leaving tomorrow، جیسا آپ چاہیں، لیکن یہ کہ ہم ویٹ کر لیں گے، اور ایک اور شو کر لیں گے آپ کے لیے۔ آپ ڈیٹ تو دے کر دیکھیں نا۔ اچھا انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ لیکن ہمیں خواجہ صاحب یہ ماؤنٹینس بھی ضرور بنوا دیں پلیز۔ اچھا، میں آپ چاہیں تو ہم آرڈرز دے کے ابھی فی الحال کچھ دے جا سکتے ہیں کہ ہمیں ماؤنٹینس ملیں۔ انشاءاللہ we'll try our best کہ آپ کو ماؤنٹنگز جو ہیں وہ کچھ اور بھی جو میرے پاس ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔ جی ناؤ، اب ان کی تھرڈ اپلیکیشن کے اندر ان کا چہرہ جو سیکریشنز، واٹر سولوبل سیکریشن تھی اس سے صاف ہو گیا۔ 1:3 کے اندر ہم نے یہ پیسٹ بنایا، ایک پارٹ یا 1 ٹیبل اسپون سمجھ لیجئے کہ پپایا پیسٹ کا ہے، اور باقی 3 ٹیبل اسپون جو ہیں وہ 011 کے کلنزر کے ہیں۔ اس کو پیسٹ بنا کے ہم اس کی ربنگ کریں گے فیس پر، سو دیٹ کہ ان کی جو پگمنٹیشن ہے وہ بھی اس انزائم سے جتنی کم ہو سکتی ہے، اور جو لیئر ہے پیل ہو جائے اور وہ کم سے کم نظر آئے۔ اور ان پورشن کو جن پر میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی اس کو ذہن میں رکھیے سامنے، کیونکہ ان کی اسکن ٹون کو ہم نے ایون آؤٹ کرنا ہے۔ ایکنی کے لیے مسز نسیم ہم دوسرا آپ کو، ہم ایک نہیں دکھا رہے، ہم آپ کو 2 ڈیمو دکھائیں گے، ایک اور ڈیمو دکھائیں گے، کیونکہ ہمیں تو اب عادت پڑ گئی 3 ساڑھے 3 کی تو ہم نے، اور دیر سے بھی، جس کے لیے ہم پہلے بھی معذرت چاہتے رہے ہیں آپ سے، ہم نے مطلب یہ کہ جب ہم دیں تو آپ کو اتنا تو دیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ واقعی کچھ مل۔ آلویز فریش بنائیے، پیسٹ کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کو مکس کر کے مت رکھیے۔ دیکھیے اس کے بعد فرمنٹیشن شروع ہو جائے گی، اور اسپیشلی پیسٹ آپ رکھ لیجئے، لیکن اس کو بھی خیال رکھیے کہ کچا پانی نہ لگے۔ کچے پانی سے میری مراد کیا ہے؟ کچے پپیتے کا پیسٹ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ اب جیسے آپ صبح آپ نے سلون شروع کرنا ہے
تو آپ صبح آئے 10, 11, 12, 1 بجے تک آپ نے بنایا, شام تک اس کو استعمال کر لیجئے, باقی پھینک دیجیے اس کو. اور بیٹا کچھ کاسٹ ہی نہیں ہے, کیوں بنا کے رکھنا چاہ رہی ہے اس کو؟ 2 روپے کا کچا پپیتا. جی بیٹا نہیں, دیکھیے مقصد ہی فریش فروٹ فیشلز کا ہے. فریش میں جو ایکٹیو کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ کس کا سل؟ جی بیٹا, کیا بیٹا؟ مائکرو فون دیجیے. ہم نے بیج نہیں, سیڈز نہیں ایڈ کیے ہیں, یہ جو آپ نے بنایا ہے. نہیں میں آپ کی بات نہیں سر, پلیز ذرا نزدیک سے لے جائے. پپایا کے سیڈز نہیں ایڈ کیے ہیں. نہیں اس وقت سیڈ ایڈ نہیں کیے, اس وقت سیڈ ایڈ نہیں کیے. سیڈ ایڈ کرنے کا جب ٹائم آئے گا تب وہ آپ کو بتائیں گے. یہ کم از منیمم 5 منٹس, منیمم 5 منٹس. آپ بڑھا سکتے ہیں اپنا وقت, کیونکہ کچھ ٹائم لگتا ہے اسکن کو سافٹ ہو کے پیل ہونے میں. تو اس کو آپ اپنا 5 منٹ منیمم, میکسیمم یو کین ٹیک اپ ٹو 10 منٹس سافٹلی مساج کرتے رہیں, کیونکہ ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکن کی ٹونز کو جب ایون کرنا مقصود ہے, اور کیمیکل پیل فروٹ فیشل پیل, فریش فروٹ پیل کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو وقت چاہیے. دس از 100% سیف پیلنگ. Concentration, you have to pay more attention to the particular spots یا ایریا جہاں پگمنٹیشن ہے. آپ سب لوگوں کو چائے پیتے ہوئے دیکھتے, میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں پی رہا ہوں چائے. مقصد اس کا ایک یہ بھی تھا کہ مجھے پتا تو چلے کہ آپ کو چائے مل کیسی رہی ہے. تھینک یو ویری مچ کوثر, تھینک یو. اور یہ چائے بنائی کس نے ہے آج؟ سلویہ, آپ؟ شانی؟ چائے نہیں, کافی. شکریہ آپ کا. سر ایک سوال کرنا ہے مجھے. جی ارشاد. سر یہ فیشل مہینے میں 1 بار یا 15 دن میں؟ ارے بیبی اس فیشل کو روز کر سکتے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں. یہ تو بہرحال میں نے مزاح میں بات کہی, لیکن یہ کنڈیشن بینگ اے پروفیشنل آپ کو اسیس کرنی ہے کہ کتنا ٹائم میں آپ نے کرنا, کتنا پیل ہوا, کتنی اسکن جو تھی وہ ٹیکٹ تھی. نہیں اس میں مسز نسیم میں ایک بات بتا دوں, یہ بہت اچھا سوال تھا. آپ ذرا مائکرو فون دیجیے مسز نسیم کو, آپ پھر ریپیٹ کیجیے اس سوال تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں اس سوال کو. اور کتنی دفعہ ہم مطلب اگر ڈیلی کریں گے تو اس سے تو اسکن پیل ہوگی, اور جب پیل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کتنے دن تک دھوپ میں نہیں جانا؟ دیکھیے کیمیکل پیل میں جتنی کنسنٹریشن ہوتی ہے اتنا وہ ڈیپ پیل کرتا ہے. ہم مثال کے طور پر 5% یا 3% کا پیل بناتے ہیں یا 10% کا پیل بنا رہے ہیں, اور پیل بھی مختلف ہیں, گلائکولک کا بنا رہے ہیں یا سیلیسلک کا بنا رہے ہیں, تو ان کی جو ایکشن ہوتا ہے وہ ڈیپ ہوتا ہے. ان پروڈکٹ کا جو ایکشن ہے وہ ڈیپ نہیں ہے, وہ فرسٹ لیئر یا سیکنڈ لیئر تک تو رہے گا. تو اس میں ٹیشو کا ڈیمیج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا. اگر ٹیشو ڈیمیج ہوگا تو سینسٹیوٹی بڑھے گی, پھر آپ کو سن سے بچنا ہے. لیکن اگر احتیاطاً سن میں نہ جایا جائے تو وہ بہت اچھا. دیکھیے سب سے پہلے ہاں آپ پلیز مائکرو فون پہ کر لیجیے. سر جو گلائکولک اور دوسرے جیسے ایسڈ سے جو پیلنگ ہوتی ہے وہ کتنے لیئرز کا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے ڈرمس کی کنڈیشن کے اوپر, اور پگمنٹیشن جو ہے اس کی اسسمنٹ کی کس لیئر تک ہے, اسی پر پھر آپ کا فزیشین جو ہے وہ پرسنٹیج اس کی سیٹ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی % کا پیل دینا چاہیے. تو یہ اگر اسسمنٹ غلط ہے تو پھر ڈیمیجز ہیں. آپ کی جیسے اسکن ہے, آپ کی اسکن تھن ہے, مسز نسیم اختر کی اسکن جو ہے وہ تھوڑی ہیوی ہے, اسی طرح سے مختلف میری اسکن بہت زیادہ ہیوی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنسنٹریشن پہ آپ بنائیں گے.
केमिकल पील अगर बना रहे हैं, और यही वजह है कि ये असेसमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डैमेजेस होते हैं। यही मैंने आपको अर्ज किया ना, इसका पील अगर आप कर रहे हैं तो बिला खट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% सेफ, और इसमें ये नेचुरल कंपोजिशन है, इसमें ये मैन मेड कंपोजिशन नहीं है जिसमें चांसेस ऑफ एरर हो। एप्लीकेशन में तो चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में इटसेल्फ वो नहीं। टोटल 7 लेयर्स, टोटल 7 लेयर्स है। डर्मिस की लेयर्स के अंदर आप कैलकुलेट करें, बाकी हर लेयर की 7 लेयर्स नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसको पपैया को हम मैश करके फ्रिज में रख सकते हैं या? बेटा, मैंने अभी अर्ज किया आपसे कि आप इसको पेस्ट बना के इसको सुबह आए 2-3 घंटे तक तो आप इसको रख लीजिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, इसलिए कि फिर इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी। फर्मेंटेशन शुरू होगी, जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनका डिटोरिएशन शुरू होगा, वो कम होते चले जाएंगे। फिर अगर आप उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल अभी फ्रेश सब चीज़ें फ्रेश की, वही चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, और उसको आप रखेंगे तो उसकी वो इफेक्टिवनेस जो है ना नहीं रहेगी। जी, सेकंड स्टेप में हम पपाया मसाज करेंगे, और पपाया मसाज हम बनाएंगे, प्लीज अटेंशन, पपाया मसाज हम बनाएंगे विद ड्राई मिल्क पाउडर in 1:2 ratio to make a protein and enzyme massage paste. हमने प्रोटीन कहां से लिए? हमने प्रोटीन लिए ड्राई मिल्क पाउडर से, और एंजाइम हमने कहां से लिए? पपाया से। रेशो हमारा क्या है? 1:2। इससे थोड़ा सा हम अगर देखते हैं कि थोड़ा सा थिक पेस्ट है तो उसमें आप रोज वाटर या अरोमा वाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन थिक होना चाहिए ताकि मसाज प्रॉपरली। इसमें 1 जो है वो पपाया पेस्ट होगा, और 2 जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर होगा। इनके फर्स्ट एप्लीकेशन में अच्छा खासा चिन से जो है वो रिमूव हो गया। जी, माइक्रोफोन। एक क्लाइंट ऐसी है जिसको वाइट हेड, पूरे चेहरे पे उसके वाइट हेड्स हैं, और उसको इस कदर पसीना आता है, चाहे आप कुछ भी करें, उसके हाथों पे, चेहरे पे हर वक्त पसीना और ऑयली स्किन रहती है, उसके किसी तरह वाइट हेड्स नहीं जाते। तकरीबन वो 20-22 मेरे अंदाजे से खाने पीने की शौकीन है, इसलिए कि वाइट हेड अगर सिस्टमिक डिसऑर्डर नहीं है तो इट्स ए फैट डिपॉजिट्स। अगर चिकनाई उनकी कम करें, वो चिकनी क्रीमें कम लगाएं, मतलब एक रीजन मैं बता रहा हूं। अच्छा, दूसरा, अब जो बात आपने कही कि उनको पसीना बहुत आता है, इट्स ए साइन ऑफ हाइपरहाइड्रोसिस उसको कहते हैं, जो पसीना जिन लोगों को ज्यादा आता है हाथों पैरों में, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है डाइट से। अगर उनको एक बैलेंस डाइट दी जाए तो उनका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है, वरना उनको एस्ट्रिंजेंट जो हमारा है 099, अगर वो यूज कराया जाए ऑन एंड ऑफ, जी डेली 099 उनको यूज कराया जाए तो उनका ये प्रॉब्लम किसी हद तक कम हो सकता है। वाइट हेड चूंकि आपको बहुत ज़्यादा उनको हैं, तो स्किन उनकी जो है ऊपर से रप्चर नहीं हो पा रही है, वो डिजॉल्व भी हो सकता है कि अगर आप उनको बैलेंस डाइट दें। हीट उनको मत दीजिए, उनके अगर हीट आप उनको देंगे, स्टीम उनको देंगे, तो ये प्रॉब्लम जो और ज़्यादा एग्रीवेट करेगा। वो तो ब्लैक हेड्स का तो रिमूवल होना चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं, शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और इस क्लासेस में अमूमन एक बात का जिक्र करता रहता हूँ कि
चींटी को बुलेट से मत मारिए। ब्लैक हेड को रिमूव करने के लिए एक रेमेडी आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है 088 दैट इज स्किन टोनर। उसको हाफ एंड हाफ ग्लिसरीन के साथ मिलाइए और मिला के उसको स्किन पे अप्लाई करने के लिए दीजिए। 1-2 रोज अप्लाई करवा के उनको सॉफ्टली रिमूव कर सकते हैं ब्लैक हेड्स को। 088 एंड ग्लिसरीन, नहीं ग्लिसरीन 088 इज स्किन टोनर एंड ग्लिसरीन का उसका एक मिक्सचर बना के छोटी सी बॉटल में उनको घर पे, ज़्यादा नहीं दीजिए, छोटी सी बॉटल में उनको तकरीबन 10-15 ml उनको दीजिए। जहाँ जहाँ उनके ब्लैक हेड्स और वगैरह हैं, नो स्टीम आप देंगे तो पोर्स को इलाज करेंगे और आप उनको ब्लैक हेड्स को बनने का मौका दे रहे हैं। श्योर जी। इसको जब अगर आपके पास आ गई, वो 2-3 दिन लगा के आ गई, आप खुद भी इसी चीज का उनको मसाज कीजिए। मसाज करके उनको हॉट टॉवल दीजिए 1+1 उनको हॉट टॉवल दीजिए। हॉट टॉवल देने के बाद रिमूव कर दीजिए, बहुत आराम से रिमूव हो जाएगी। जी बेटा, सॉफ्टली रब करना है जी। अच्छा खाजा साहब, वेल आई डोंट नो द एग्जैक्टली, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ये जो हाथों पैरों में पसीना आता है और हाइपरग्लिसिस होता है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली अगर हो तो उसमें ये ज्यादा होता है। इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, इसलिए कि ये वन रीजन है। जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं उसके तहत जो पर्सपिरेशन आ रहा है, वो तो सिस्टमिक को जब तक कि आप दूर नहीं करेंगे उस कॉज को, तो उस वक्त तक वो प्रॉब्लम डील नहीं होगा। साइकोलॉजिकली भी है कि मैं जब कराची में थी बहुत गोरी थी जी, वो आपने देखा था। जी मैं आ जाऊँ, लेकिन जब से मैं हैदराबाद गई हूँ काफी काली हो गई हूँ जी। लेकिन आई डोंट हैव एनी पिगमेंटेशन। जी तो इसको मैं कैसे गोरा करूँ वापस? वापस से ये तो आपने मजाक में कहा, लेकिन मैं आ रही हूँ क्योंकि मैंने कराची में वापस पार्लर ले लिया है और मैं उसको ऑपरेट भी कर रही हूँ। इसके लिए आप कौसर यही जो फ्रेश पील एंजाइम का जो भी दे रहे हैं पपाया का, इसको आप रेगुलर यूज में रखिए। आई होप एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट कि आपका कंडीशन कम्प्लेक्शन जो है काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि वहाँ ड्राई वेदर है जो मुझे सूट नहीं करता, और मैं ज़ाहिरा शुरू से यहाँ की पैदाइश हूँ तो ड्राई वेदर नहीं चलता। जी ये फ्रेश फ्रूट आप करेंगे ना, एंजाइम का खास तौर पर पपाया का, आई एम पॉजिटिव 100%। एक तो स्किन टोन इंशाल्लाह, एक तो टोन जो है ना, जितना टोन आपका है वो इवन आउट हो जाएगा। दूसरा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप ज़्यादातर कलर्स को इस्तेमाल करती हैं और उसमें ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो जो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लगाने से ही एलर्जी कर लो। हम लोगों के साथ तो ये होता है कि अगर बॉटल भी पैराफिनाइलिन डायमंड की यहाँ रखी हुई है, सिर्फ बॉटल, बंद बॉटल, तो उसके जो वेपर्स हैं वो उड़ के हमें सेंसिटिविटी देंगे। तो एक जो मेरे जहन में काफी, जब आपसे मुलाकात हुई लास्ट, तो उस वक्त से मेरे जहन में ये सवाल चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी जरा सा आप जरा देखिए। जब मैं कराची में थी तो डेली में 14, 15, 16 कलर्स करती थी जी, और अब एवरेज वहाँ जो है हमारे जो सैलून्स रेशियो है, आप डेली का 2 या 3 कह लें, वो भी मेरे ही सैलून में होता है, दूसरों के पास तो वीकली भी मुश्किल होता है, तो वहाँ कलर्स का इतना है नहीं। अच्छा। और जहाँ तक मेरे अपने कलर का ताल्लुक है, तो जब मैं यहाँ थी तो हर वीकली ड्रेस से मैचिंग कलर करती थी जी। अब तो मैंने छोड़ दिया है, 2-2 महीने व्हाइट हो जाते हैं फिर जाके करती हूँ। तो कलर तो कंपेरेटिवली कराची के मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ वहाँ जी। लेकिन मेरा ये है शायद ड्राई वेदर है और कुछ ड्राई वेदर में तो ड्राई वेदर की वजह से वो जो आप हफ्ते में या दिन में 2 भी कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी पेनिट्रेशन हो सकता है। थैंक यू। तो इसको जरा सा आप एक हमारा
जब भी आप डाई कलर की तरफ जाएं तो अगर 066 का एक हल्का सा लेयर फेस पे लगा के फिर आप उस प्रोसेस में जाएं तो ज़रा ये भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जाहिर बात है कि ये सिर्फ एक असेसमेंट है, एक असेसमेंट की बुनियाद पर मैंने ये बात कही है आपसे, आपको समझते हुए, आपको जानते हुए, उसमें ये कॉज भी हो सकता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से 066 से तो एग्री करूंगी, क्योंकि नॉर्मल मैंने अभी मतलब एक और क्लासेस ली थी तो उसमें ये जो वाइट ट्यूब लाइट्स हैं इनकी रेस के बारे में आया था जी। तो कराची वाले जो हमारे सैलून हैं उनमें तो सारी येलो लाइट्स एंड स्पॉट लाइट्स होती हैं, लेकिन जो हैदराबाद वाला है उसमें सिर्फ ट्यूब लाइट्स हैं, येलो लाइट नहीं है, तो शायद 066 उसको भी शील्ड आउट कर देगा। जी कर देगा। और बहुत अच्छी बात आपने कही, इन लोगों को भी तमाम का अंदाजा हो जाए कि ट्यूब लाइट्स जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज एमिट करती हैं, वही अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से निकलती हैं, ट्यूब लाइट से भी वही रेज निकलती हैं, और वो कम्प्लेक्शन के ऊपर और पेनिट्रेशन उसका जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। अगर 10, 12, 15 ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं तो अल्ट्रा वायलेट का डिपॉजिट्स वहाँ होगा, उससे कम्प्लेक्शन खराब होगा। सर यहाँ पे एलर्जी की बात हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल करूँगी। ये कि ईद पे मैंने फेशियल्स किया, बहुत सारी ख़वातीन आई तो प्रोडक्ट सारी यही थी के वालों की जी। तो उसमें मतलब डिफरेंट कोई चीज़ भी नहीं थी, हमने कोई भी बाजार से चीज़ नहीं ली जी सर। लेकिन हमारे साथ ये हुआ, बल्कि मेरे साथ जो लड़की थी उस पहले मुझे हुआ कि हम स्किन को छेड़ रहे थे सबकी, और मेरे फेस पे एचिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा खारिश, वो होते होते मेरी आँखों पे और मेरी पलकों के अंदर हो गई बहुत ज़्यादा, और इतनी कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं 11 बजे रात को डॉक्टर के पास गई, उसने मेडिसिन दिया मुझे एंटी एलर्जी की। फिर दूसरे दिन देखा कि उस लड़की को भी हो गई और पूरे फेस पे मोटे मोटे जोड़े से हो गए, और उसको भी यही प्रॉब्लम हो गया। अब ये मुझे नहीं पता चला, वो भी डॉक्टर के पास गई, 3 दिन के बाद हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हेयर कलर कितने किए थे? हेयर कलर नहीं, हमने सिर्फ फेशियल्स किए थे, हेयर कलर नहीं, सिर्फ फेशियल्स किए थे। और खाया क्या था उस रोज? सर थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाया। ये एक्सपोजर मतलब किसी ना किसी इस बात को आपने समझना होगा कि किस चीज से, या तो खाने से हुआ आपको ये, क्योंकि ये जो कंडीशंस आप बता रही हैं, पहले इचिंग शुरू हुई, उसके बाद ददोड़े वाली बात, जो ददोड़े वाली बात होती है ये ब्लड से आती है। सर मुझे उस लड़की ने ये बताया कि एक खातून थी जो उनको वो कर रही थी फेशियल, तो कह रही थी काफ़ी उनकी स्किन ख़राब थी। मैंने कहा ख़राब से मुराद मुझे बताओ क्या है, तो उसने कहा कि उनकी स्किन के अंदर से स्मेल भी आ रही थी, और जब मैं उसको लगा रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ रफ सी भी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं डील किया। उसने मुझे ये रीज़न बताया। ये बहुत अच्छा किया आपने। देखिए ये टॉपिक आ गया, हाइजीनिक कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सलून। आपके हाथ साफ होने चाहिए, आप खुद एहतियात करें मुख्तलिफ चीज़ों की, और जो भी स्पंजेस या दूसरी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आपके पास अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड लैंप मौजूद हैं तो अगर 2 मिनट का एक्सपोजर आप दे देंगी, देखिए बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, अगर 2 मिनट का एक्सपोजर आप उसको दे देंगी तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर आपके पास मौजूद है, उससे अगर आप दे देंगी तो भी वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। लिक्विड्स के अंदर जो लिक्विड प्रिपरेशंस आते हैं जिसमें अल्कोहल है, स्प्रिट जैसी चीज़ है, उससे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और स्प्रिट के कंपोजिशन से भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लाइसॉल दस्तियाब है, डिटॉल दस्तियाब है, सेवलॉन दस्तियाब है। इन सारे प्रोडक्ट से तो कभी कभी मतलब सेंसिटिव स्किन हो तो डिटॉल वगैरह से, सेवलॉन से प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाए तो उसका रेशो एहतियात करनी पड़ेगी,
وہ آکسیڈائز تو کر دے گا, کسی حد تک بیکٹیریا کو کل کر دے گا, لیکن اس میں بھی جو پریزرویٹو شامل ہوتے ہیں, کیونکہ ہائیڈروجن پروکسائڈ اٹ سیلف ڈس انفیکٹ تو کرے گا, بلکہ اینٹی فنگل زیادہ ہوتا ہے. یہ فنگس جو بھی ہوگا اس کو اینٹی فنگل کے طور پہ کام کرے گا. لیکن چونکہ پریزرویٹو مختلف ہوتے ہیں, جیسے فارماسٹیکل جو ہائیڈروجن پروکسائڈ ہوگا اس کا پریزرویٹو مختلف ہوگا, اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں پر اتنا اچھا رزلٹ نہیں دیتی آپ کی لائن کے اندر. جو کاسمیٹیکل پروڈکٹ کے لیے پروکسائڈ ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان کے پریزرویٹیوز بھی مختلف ہوتے ہیں, تو ان کی جو اسٹرینتھ اور ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ڈفر کرتی ہے. بہرحال جس جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں ہائیڈروجن پروکسائڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ریشو کا خیال رہے, اسپیشلی جہاں کپڑے ہیں. اگر کپڑوں کو کوئی ڈس انفیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو ہائیڈروجن پروکسائڈ سے کر سکتے ہیں, لیکن انسٹرومنٹ کو پھر آپ کو الکوہول پہ جانا پڑے گا یا لائزول پہ جانا پڑے گا. تھینک یو. نہیں نہیں نہیں, پوٹاشیم پر مینگنیٹ. دیکھیے جو اسپیسیفک جو پروڈکٹ اور جس طرح کے انسٹرومنٹس اپلائنسز آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ ہے لائزول. لائزول اگر آپ کو دستیاب ہوتا ہے تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینٹی سیپٹک اینٹی بیکٹیریل. اس کے بعد جی نہیں, ہمارے یہاں نہیں, بازار میں آپ کو مل جائے گا لائزول, اچھی جگہوں پر آپ کو مل جائے گا, اور اس کا ریشو بھی بہت کم ہوتا ہے, اور اس کی جو اسمیل وہ 1:1000, اگر 1 ml 1000 ml میں ڈال دیں دیٹ از انف. کنڈیشن آپ چیک کریں سیکنڈ اسٹیپ کی. سیکنڈ اسٹیپ کے بعد ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے. Something, yes. نہیں سر تو وہ پہلے سے ہی تھی, نیند سے اٹھ کر آئی ہے. ایک ان کی ہلکا سا دانا تھا یہاں پہ نوز پہ, ان کے ایک دانا تھا یہاں نوز کے اوپر ہلکا سا, وہ ریڈ ہوا ہے, اس کی وہ ریڈ ہوا ہے, ظاہر ہے کہ جب پیل ہو رہا ہے تو وہ ریڈ ہے. جی سر ان کی ایج کم ہے اور ان کی اسکن لوز ہے, اس کے لیے کیا کریں سر؟ اب یہ جو ایک آپ ایکنی کی کلاس میں تھیں اس میں ہم نے ایک فارم دیا تھا, پہلے اس کو رول آؤٹ کیجئے کہ ان کی جو اسکن لوز ہے اس کا ریزن کیا ہے. واٹر انٹیک ان کا کم ہے, یا ان کی کیلوریز کم ہے, یا یہ کہ ڈائٹ ان کی کیسی ہے, امبیلنس ڈائٹ ہے. جو اس کو رول آؤٹ کرنے کے بعد پھر کسی اسیسمنٹ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں.